स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल आई लव टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा विषय जो है वो इनकाउंटर से संबंधित विषय है। इसके पहले मैं इनकाउंटर के संबंध में एक वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ये सब्जेक्ट लॉ के स्टूडेंट्स के साथ साथ कंपटीशन जो लॉ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए और एलएलएम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक आम नागरिक के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक आम नागरिक को भी ये पता होना चाहिए कि इनकाउंटर क्या होता है और इनकाउंटर में भारतीय जो संवैधानिक प्रावधान है यानी कि भारत का संविधान जो है वो इनकाउंटर के बारे में क्या कहता है। इन्हीं सब बातों को मैंने समझाया है आज के इस वीडियो में। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक मिलती रहे। भारत का संविधान और इनकाउंटर क्या कहता है। भारत का संविधान इनकाउंटर के बारे में देखिए, भारतीय संविधान में कहीं पर भी इनकाउंटर शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो कहीं पर भी इनकाउंटर का जिक्र नहीं करता है। पुलिस की भाषा में अगर हम इनकाउंटर कहें तो पुलिस की भाषा में इस इनकाउंटर शब्द को इस्तेमाल किया जाता है जब पुलिस जो है या सुरक्षा बल जो है चरमबंदी या अपराधियों के बीच मुठभेड़ करती है या उन लोगों के बीच में मुठभेड़ होती है और चरमपंथियों या अपराधियों की मौत हो जाती है तो उसको कहा जाता है इनकाउंटर। भारतीय कानून में वैसे कहीं भी इनकाउंटर को वैध नहीं ठहराया गया है, लेकिन कुछ ऐसे नियम कानून ज़रूर बने हुए हैं जो पुलिस को ये शक्ति देते हैं कि वह अपराधियों पर हमला कर सकती है और उस दौरान अपराधियों की हुई मौत को सही ठहराया जा सकता है। भारत के संविधान में भारत के लिए विधि के शासन द्वारा शासित देश का प्रयोजन किया गया है। मतलब भारत में जो हमारा संविधान बना है वो संविधान बना है विधि का शासन, यानी विधि से बढ़कर कोई नहीं है। विधि जो है वो सब लोगों पे शासित होगी, कोई भी व्यक्ति जो है वो विधि पर शासित नहीं हो सकता है। विधि के शासन के अनुसार भारत में संविधान जो है वो सर्वोच्च है। मतलब जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, सर्वोच्च शक्तियाँ प्राप्त हैं वो भारत के संविधान को प्राप्त है और विधायिका एवं कार्यपालिका जो है वो संविधान से ही अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं। आपराधिक जांच के लिए कानून द्वारा एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में अंतर्निहित है। जीवन का अधिकार जो है वो संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार के रूप में उपलब्ध कराया गया है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय में जाके अपने मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन करा सकता है, लागू करा सकता है और ये अधिकार जो हैं वो हर व्यक्ति को उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि राज्य भी इस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। जो मौलिक अधिकार जो ना व्यक्तियों को दिए गए हैं उन अधिकारों का उल्लंघन अगर राज्य सरकार भी करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकती है। व्यक्ति अपने उन अधिकारों के लिए न्यायालय में जा सकता है। इसलिए यह पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वे संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार को बनाए रखना भी पुलिस का कर्तव्य बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो निर्दोष हो या अपराधी हो। यानी कि भारत का संविधान जो है उसका अनुच्छेद 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, चाहे वो अपराधी हो चाहे निर्दोष व्यक्ति हो। तो यहाँ पर पुलिस का ये कर्तव्य बनता है, ये दायित्व बनता है कि जब तक पुलिस को ये आशंका ना हो
कि वो उस व्यक्ति को अगर नहीं मारेगा तो वो व्यक्ति उसको मार देगा। यानी अपनी जान बचाने के लिए पुलिस अधिकारी किसी की जान ले सकता है, लेकिन बिना कारण अगर वो किसी का इनकाउंटर करता है तो वह आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में आर्टिकल 21 में एक केस था, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये मैं पहले वाले वीडियो में भी मैं इसको बता चुकी हूँ केस को। चूँकि ये केस इनकाउंटर से संबंधित है और भारत के संविधान में आर्टिकल 21 का एक पार्ट है, इसी के माध्यम से, इस केस के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कुछ 16 दिशा निर्देश जारी किए थे। इसीलिए चूँकि हम इनकाउंटर और भारत के संविधान को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इस केस को इसके साथ मर्ज कर लिया है। इसमें न्यायालय ने रीट याचिकाओं के जवाब में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इन याचिकाओं को मुंबई पुलिस द्वारा की गई 99 मुठभेड़ों की वास्तविकता पर सवाल उठाए गए थे। एक याचिका दायर की गई थी एक संगठन द्वारा और उन्होंने ये कहा था कि मुंबई पुलिस ने जो 99 मुठभेड़ यानी कि इनकाउंटर किए हैं वो वास्तविक नहीं थे, वो फर्जी इनकाउंटर थे। वर्ष 1985 और 1987 के बीच हुई इन मुठभेड़ों में 135 कथित अपराधियों को गोली मार दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ों के दौरान हुई मौत के मामले में पूरी तरह से प्रभावी और स्वतंत्र जांच के लिए मानक प्रक्रिया को अपनाने के उद्देश्य से 16 दिशा निर्देशों को निर्धारित किया था। इनमें से मैं यहाँ कुछ जो खास है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, उनको बता रही हूँ। बाकी आप इसके पहले का वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने 16 निर्देश ऐसी कैसी डाले हुए हैं। अपराधियों, तो 16 निर्देश में से कौन कौन से हैं? तो 16 निर्देशों में से कुछ खास हैं। आपराधिक गतिविधियों के बारे में टिप ऑफ खुफिया, फिर एफआईआर दर्ज करना। यदि किसी टिप ऑफ खुफिया जानकारी के अनुसरण में पुलिस आग्नेयास्त्रों का उपयोग करती है और उसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो उचित आपराधिक जांच शुरू करने संबंधी प्राथमिकता दर्ज की जानी चाहिए और बिना किसी देरी के उसे अदालत में भेज देना चाहिए। पहला दिशा निर्देश ये जारी किया था कि अगर ऐसा कोई खुफिया टिप मिलती है, कोई जानकारी मिलती है आपराधिक गतिविधियों के बारे में, तो पुलिस को सबसे पहले एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, उस जानकारी का अनुसरण करना चाहिए और अपने किसी भी हथियारों को इस्तेमाल करने से पहले या इस्तेमाल करने के समय में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो फिर उसकी जांच शुरू कर देनी चाहिए, उसकी प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और अदालत में जल्द से जल्द मामले को भेजना चाहिए। स्वतंत्र जांच, इस प्रकार की मौतों में जो कि इनकाउंटर के द्वारा मौतें होती हैं, उसके संदर्भ में एक स्वतंत्र सीआईडी टीम या फिर किसी वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकारी की टीम द्वारा जांच की जानी चाहिए। यानी कि जहां पे ये इनकाउंटर जिस थाने द्वारा या जिन अधिकारियों द्वारा किया गया है वो मामले की जांच नहीं करेंगे, बल्कि जो दूसरे थाने के लोग हैं वो इस मामले की जांच करेंगे और इस प्रकार की जांच में निम्नलिखित आवश्यक शर्तों का पूरा किया जाना चाहिए। पीड़ित की पहचान होनी चाहिए, संबंधित साक्ष्यों को खोजना और उन्हें सुरक्षित रखना, घटना स्थल पर मौजूद गवाहों की पहचान करना और उन गवाहों को भी सुरक्षित करना। ये सारी चीज़ें जो है ये वहाँ पर मतलब ये सब शर्तें हैं जांच की जिनको कि पूरा किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार को सूचित करना, किसी भी इनकाउंटर के विषय में राष्ट्रीय मानवाधिकार या राज्य मानवाधिकार जैसा भी मामला हो उनको तत्काल सूचना दी जानी चाहिए। अगला, त्वरित कार्रवाई। आईपीसी के तहत अपराध के रूप में अगर कोई पुलिस अधिकारी झूठी मुठभेड़ या फर्जी मुठभेड़ का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और उस समय के लिए उस अधिकारी को निलंबित कर दिया जाना चाहिए जब तक कि मामले की कार्रवाई चल रही हो। न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन आवश्यकताओं मापदंडों
को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत घोषित एक कानून मानते हुए पुलिस मुठभेड़ों में या इनकाउंटर में होने वाली मौत और गंभीर चोट के सभी मामलों में सख्ती का रवैया अपनाया जाना चाहिए। तो भारत का जो संविधान है वो कहीं पर भी इनकाउंटर को सही नहीं मानता है। अगर पुलिस इनकाउंटर करती है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं उन दिशा निर्देशों का उसको अनुपालन करना होगा, अपने इनकाउंटर को सही बताना होगा, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो एक आम नागरिक हो। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का जीने का अधिकार और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी की जान ले ले। अगर उसने अपराध किया है तो उसको उस अपराध के लिए सज़ा मिलेगी। हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारी न्याय प्रणाली है, हमारी जो न्यायालय हैं वो उनको सज़ा देंगे, उनके लिए कानून बनाए गए हैं और आगे भी कई कानून बनते रहेंगे। तो अगर हमारे पास इतने सारे कानून हैं, हमारे पास हमारा संविधान है, हमारे पास न्यायपालिका है, तो उन पर हमें विश्वास रखना चाहिए और इनकाउंटर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए विषय के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक कमेंट्स ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और कमेंट्स जो है वो आप ज़रूर करते रहिए, क्योंकि कमेंट्स जो हैं वो मोटिवेशन का काम करते हैं। ये पता चलता है आपके कमेंट्स के कि वीडियो जो है वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।